वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CAA, NRC और NPR। इसके बारे में हमने 2 वीडियो पिछले बताया था, 2 क्लास में इसका बैकग्राउंड पूरा तैयार कर दिया था। आज हम देखेंगे एक्चुअली है क्या और इसमें हुआ क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसमें क्या बोला गया? ये एक ही बात बोलता है कि 2014 से पहले जो भी भारत आया है, किस लिए? धार्मिक उत्पीड़न के कारण। धार्मिक उत्पीड़न के कारण मतलब कि 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण, धर्म अलग होने के कारण जिसको उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और वो भारत आ गया, तो उसको हम CAA के थ्रू नागरिकता दे देंगे। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या बोला गया। तो ये लोग बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, गवर्नमेंट जो होती है ना, बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज करी। क्या बोली? जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया कि जो CAA है ये संविधान विरोधी है, संविधान के पक्ष में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो सरकार वहां बोली कि हम अल्पसंख्यक को दे रहे हैं नागरिकता। किसको दे रहे हैं? अल्पसंख्यक। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वैसे अल्पसंख्यक जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग के भारत आए हैं, उसको हम CAA के थ्रू नागरिकता दे देंगे। अब लॉजिकली बात सुनना, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम छोड़ के सब है। पाकिस्तान में मुस्लिम का भी अल्पसंख्यक होगा? अफगानिस्तान में मुस्लिम का भी अल्पसंख्यक है? बांग्लादेश में कभी मुस्लिम अल्पसंख्यक है? नहीं। तो ये लोग को छोड़ के जो भी है, मतलब ये लोग को छोड़ के सब धर्म वाला को इसमें शामिल कर लिया? नहीं, खाली मुस्लिम छोड़ के सबको नागरिकता क्या करेगा? दे देगा भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोला, तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम वर्ड का भारत सरकार यूज ही नहीं किया है, बोल के निकल गया कि अल्पसंख्यक। क्या बोल के निकल गया? अब जब पब्लिक डोमेन में बात आई, जब न्यूज चैनल में बात आया, जब लोगों को बताने के बारे में बात आया, तो अब सरकार क्या बोलने का शुरू की? अब बोलने का शुरू की मुस्लिम को छोड़ के हम सभी को नागरिकता देंगे CAA के थ्रू। मतलब यहां वोट लेने का चक्कर में क्या बोल दिया? मुस्लिम को छोड़ के। अब समझना सवाल क्या उठता है कि ये मुस्लिम को छोड़ के सबको नागरिकता देगा CAA के थ्रू, जो 2014 से पहले भारत में आया था। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे भारत का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, नागरिकता संशोधन अधिनियम था 1955 वाला। उसमें क्या बोला था कि 7 साल तक जो भारत में रह लिया और जो रजिस्ट्रेशन करा लिया उसको नागरिकता दे देंगे। तो बात तो वही है ना, 2014 से अभी तक जोड़ लो, 2014 से 21 हो गया 7 साल। मतलब ये इतना शानदार लवंचूस पकड़ा दिया गवर्नमेंट कि कुछ कहने का बात नहीं है। मतलब आदमी खुश कि हमको CAA के थ्रू क्या मिल रहा है? नागरिकता मिल रहा है। ले लो नागरिकता, CAA के थ्रू मिल रहा है तो। अब समझना बात, अब सवाल ये नहीं उठा, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि नागरिकता किसी से छीनने का प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। और नागरिकता देने के खिलाफ तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारा देश किस रास्ते पे चलता है? अतिथि देवो भव, वसुंधैव कुटुंबकम के रास्ते पे चलने वाला देश। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग नारा भी लगाते हैं ना, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। ठीक है, प्राणियों में सद्भावना। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि किसके अंदर पार्टिकुलर, जैसे हम लोग बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना, यहां तक कि जानवर के अंदर भी सद्भावना हो, अच्छी भावना हो। ठीक है, और विश्व का कल्याण हो। हम लोग ये नहीं बोलते कि सिर्फ भारत का कल्याण हो। इसलिए हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत शुरू कहां हुआ? दिक्कत शुरू हुआ जब सरकार बोली NRC के बारे में। NRC क्या है? तो ये है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। इसमें क्या बोला गया? मुख्य मोटी मोटी बातें। तो इसमें बोला गया सबसे पहले कि NRC को देखो, 2000 हम तुम लोग को बताए थे कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि NRC करना पड़ेगा, पिछले क्लास में बताए थे। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे 2013 में जब ये बोला, तो असम में NRC करवाया गया। मेन ये मामला कहां का था? असम का था। तो असम में NRC कराया गया। क्यों? क्योंकि वहां के जो मूल नागरिक हैं उनकी पहचान के लिए। अब ये लोग क्या पब्लिक डोमेन में बात फैलाने शुरू किया कि करोड़ों लोग आ गया है बाहर से भारत में, असम में घुस गया है। असम में होने लगा। जब ये नागरिकता, जब NRC हुआ, तो NRC होने के बाद क्या हुआ, उससे सब लोग चौंक गया। लगभग 19 लाख लोग जो है NRC लिस्ट से बाहर थे। मतलब ये जो है भारतीय नागरिक नहीं थे, डाउटफुल सिटीजन थे, संदेहास्पद नागरिक थे। अब इसमें हुआ क्या? तो इसमें भी एक डेटा जो है दिमाग घुमाने वाला आ गया, क्योंकि सब लोग क्या सोच रहा था कि बांग्लादेश से मुस्लिम ही आया है ज्यादा, लॉजिकली बात।
लेकिन इसमें जब डेटा आया क्लियरेंस तो लगभग कहीं पे लिखता है 12 लाख और कहीं पे लिखता है 15 लाख। तो हम लोग एक अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि 12 से 15 लाख के बीच, 12 से 15 लाख के बीच एनआरसी लिस्ट जो बाहर हुए थे उसमें हिंदू थे और लगभग 4 से 6 लाख मुस्लिम थे। मतलब कि ज्यादा एनआरसी लिस्ट से बाहर कौन हो गया? हिंदू। और कम कौन हुआ? मुस्लिम। तो हिंदू जब ज्यादा एनआरसी लिस्ट से बाहर हो गया यहां पे, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि टेंशन काहे ले रहा है, टेंशन मत लो। तो हिंदू बाहर हुआ है ना, हिंदू को तो हम सीएए के थ्रू नागरिकता दे देंगे। किसके थ्रू? सीएए के थ्रू। अब सवाल ये उठता है कि 15 लाख लोग को आप नागरिकता दे दिए हैं और 4 लाख जो मुस्लिम बच रहा है, जो कम मात्रा में है, उसको नागरिकता नहीं दीजिएगा। अब ये सवाल नहीं है। यदि इसको जहां से आया वहां भेज दिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बांग्लादेश से आए वहां पे भेज दीजिए जहां से आए। लेकिन ऐसा नहीं, गवर्नमेंट पहले से ही, नरेंद्र मोदी साहब एक साइन किए, हस्ताक्षर किए और एक लिखित में डॉक्यूमेंट दिया है बांग्लादेश को कि हम आपके यहाँ एनआरसी से आपका कोई लेना देना नहीं, एनआरसी से जो बाहर आएगा उसको हम आपके यहाँ नहीं भेजेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप एनआरसी से बाहर करके किए क्या? कोई एनआरसी से बाहर हो गया तो उसको किए क्या? आप भेजबे नहीं कीजिएगा तो झूठ मूठ का यहाँ पे माहौल बिगड़ गया, दो खेमा बट गया ना। एक एनआरसी के सपोर्ट में खड़ा हो गया और एक एनआरसी के विरोध में खड़ा होगा। सपोर्ट में कौन खड़ा हो गया? बोला कि नहीं एक नंबर काम कर रहा है, मुस्लिम को बाहर कर रहा है। और विरोध में कौन चल गया? विरोध में वो चल गया जो या तो सेकुलरिज्म था, या तो मुस्लिम था, या तो, और बहुत बड़ा मात्रा में विद्रोह हुआ देश में, बहुत बड़ा विरोध, इतना खतरनाक एनआरसी का विरोध हुआ पूरा देश में कि लोग परेशान हो गए। बहुत खतरनाक विरोध हुआ, चाहे वो हर जगह इसका विरोध चल रहा था, हर स्टेट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मेन मामला गर्मा है कहां पे? दिल्ली में, बंगाल में, इस सब जगह में क्या वो हिंसक आंदोलन हो गया। आंदोलन करना आपका अधिकार है, ध्यान समझना। आंदोलन कोई भी चीज के विरोध में, यदि कोई चीज गलत हो रहा है तो तुम बोल सकते हो कि इट्स रॉन्ग, ये गलत हो रहा है और इसके विरोध में आंदोलन करना ये मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमको अनुच्छेद 19 देता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि आंदोलन करना मेरा अधिकार है? तो अनुच्छेद 19, आंदोलन करना क्या है? मेरा अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 बताता है। आंदोलन कीजिए लेकिन अहिंसक ढंग से, हिंसक ढंग से नहीं कीजिए। हिंसा कीजिएगा तो आप राज्य से बड़ा हिंसा नहीं कर सकते हैं। और इसका शानदार एग्जांपल यूपी में देखने को मिलता है। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी हिंसा में शामिल था सबको टारगेट करने शुरू किया। आपका वीडियो फुटेज मिल जा रहा है, आप हिंसा में शामिल हैं तो आपको क्या करेंगे, जितना भी चीज का आप नुकसान पहुंचाए, चाहे बस जलाए, ट्रेन जलाए, उतना आपका घर बेच के वसूल कर लेता है यूपी गवर्नमेंट। हिंसा मत कीजिए, हिंसा कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं है, कभी नहीं। तो एनआरसी का ये मामला रहा। अब सवाल उठा कि एनआरसी में ये जो डॉक्यूमेंट तैयार होता था ये किस बेस पे होता था? ठीक है, तो ये दो बेस पे होता था। एक होता था लिस्ट ए और एक होता था लिस्ट बी। लिस्ट ए में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होता था अपने बारे में, जैसे पासपोर्ट हो गया या तुम्हारा राशन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड लिस्ट हो गया, इस तरह करके पास कुछ था, यूनिवर्सिटी कार्ड हो गया, और उसको मैच करना था। इसके बाद लिस्ट बी था। इसमें क्या था कि तुमको अपने गार्जियन के लिए देना था। मतलब मान लो लिस्ट ए में तुम नहीं आ पाया, स्वाभाविक तौर पे कि एनआरसी में तुम्हारा कागज नहीं है, नहीं आ पाया, तो लिस्ट बी में आ जाओ। लिस्ट बी में तुम किसी तरह बता दो कि मेरा माँ बाप या दादा दादी जी भारत में जन्मा है, तो तुम भी भारत का नागरिक हो जाओगे। हम ये अनुच्छेद में पढ़े हैं नागरिकता अधिनियम में कि जो भारत में जन्मा है या जिसके माँ बाप भारत में जन्मे हो या माँ बाप में कोई एक भारत में जन्मा है, वो भारत का नागरिक होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम हुआ। अब मान लो तुम लिस्ट ए और लिस्ट बी कहीं नहीं आ गया, एनआरसी में तुम कहीं नहीं आ पाया, न लिस्ट ए में आ पाए न लिस्ट बी में आ पाए, तो तुमको क्या करना है? तो इसके बाद तुमको जाना पड़ेगा, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जज था, उसको मिला के एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। वहां पे जाके आप दीजिए एक एप्लीकेशन कि हम नागरिक हैं लेकिन गलती से बाहर हो गए हैं, तो तुमको वहां पे टाइम देगा वो कितना दिन के बाद। यहाँ यदि यहाँ पे भी तुम साबित नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, और सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाए तुम भारत का नागरिक हो, तो तुम भारत का नागरिक नहीं रहोगे। ये सवाल था। अब सवाल यह है कि डॉक्यूमेंट के आधार पर बहुत किसी का छट्टा हो जाता है। जैसे आश्चर्य तो ये हुआ कि कारगिल में एक आदमी शहीद हुआ था लड़ाई में, वो भारतीय नागरिकता से बाहर हो गया, असम का नागरिक था और कारगिल में शहीद हुआ है भारत के लड़ाई के चलते। कारगिल का जब लड़ाई चल रहा था, और वो भारत का नागरिक नहीं है। लोग
भारत के पूर्व राष्ट्रपति एक थे, वो भारत के नागरिक नहीं है। अब बताओ, एनआरसी लिस्ट से ना हद है, बीजेपी का एक नेता था, एमएलए, वो भारत का नागरिक नहीं है। मतलब हदता पार कर दिया इसमें कागज का गड़बड़ी के कारण अच्छे अच्छे लोग बाहर चले गए। तो सवाल ये उठा कि इसको कैसे सुधारा जाए, तो सरकार बोलती कि सुधार लीजिए कागज का गड़बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुधार सकते हैं, आपको इसके लिए मौका दिया जाएगा। तो तुम तो जानते हो कि भारत में कागज का क्या स्थिति है। नहीं, वोटर कार्ड तुम्हारा होगा और फोटो किसी और लड़की का होगा, नहीं, नाम तुम्हारा होगा, ठीक है, और मम्मी का नाम की जगह पापा का नाम और पापा का नाम की जगह मम्मी का नाम होगा। सर्टिफिकेट देखने जाओगे तो तुम्हारा नाम कहीं पे मान लो कि तुम्हारा नाम विवेक है, तो VIVEK होगा, कहीं पे लिखा हुआ, कहीं VIVAK होगा, कुछ भी लिख देता है वो, और फिर क्या बोलता है कि इट्स योर फॉल्ट, सुधार लीजिए। हम अपना नाम सही लिख के दिए हैं, कागज बना कोई और रहा है, गड़बड़ कोई और कर दिया, और उसका हर्जना किसको भुगतना पड़ रहा है? हमको। देखते हैं राशन कार्ड में कुमार को कुमारी, मान लो तुम्हारा नाम कुमार है टाइटल में, तो वो कर देगा कुमारी, यही सब तो करता है। पापा का उम्र है 55 साल, बेटा की उम्र हो गया 70 साल। राशन कार्ड में गड़बड़ है, चेक करना कभी जाके, ठीक है, वोटर कार्ड में गड़बड़ है, आधार कार्ड में गड़बड़, अरे यहां तक स्कूल का सर्टिफिकेट में गड़बड़ है। तुम्हारा पापा का नाम सर्टिफिकेट में कुछ और तुम्हारा भाई का सर्टिफिकेट में कुछ और, अरे भाई तो एक ही होना है, तो फिर अलग अलग नाम कैसे आ गया? तो इस बात पे सवाल उठने का शुरू हुआ। सवाल इस बात पे भी उठने लगा कि क्या एनआरसी के थ्रू जो डिटेंशन कैंप में जाएंगे, जो भारत का नागरिक नहीं होंगे, और डिटेंशन कैंप में पहुंच गया, क्या उसका जो जमीन है, जायदाद है, उस पर हम अधिकार उसी का होगा? सीए के थ्रू नागरिकता कब मिलेगी? जब हम पहले अपना नागरिकता छोड़ेंगे। असम का ही संकट था, असम में किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। क्या बोल दिया कि जुनून में आके सरकार की पूरा भारत में एनआरसी करेंगे, कर लीजिए। सिर्फ असम में ही हाल है तो पूरा भारत में कहने से कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो अब समझना, इधर एनआरसी करने में, ध्यान समझना, एनआरसी करने में भारत में टोटल, भारत का सिर्फ असम में, कहां पे? भारत का सिर्फ असम में एनआरसी करने में 1200 से 1300 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ये सिर्फ खर्च हुआ कहां पे? असम में। मिला क्या? वही हाल हो गया, ठीक है। 19 लाख बाहर गया, उसमें से तो हिंदू ही था, 14 से 15 लाख, 12 से 15 लाख, उसको नागरिकता मिल ही जाएगा, तो मिला कुछ नहीं। अब देखो ये साइन भी करके आ गए बांग्लादेश के साथ कि हम आपको लौटाएंगे नहीं, एनआरसी हमारा आंतरिक मामला है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? तो इनको जो एनआरसी लिस्ट से बाहर जाएंगे, मतलब जो डाउटफुल सिटीजन होगा, उनको भेजा जाएगा डिटेंशन कैंप में। कहाँ भेजा जाएगा? डिटेंशन कैंप में। अब ये डिटेंशन कैंप में जब भेज दीजिएगा उनको, तो डिटेंशन कैंप में वो रहेंगे, मतलब एक बहुत बड़ा कैंप बनाया जा रहा है, और उसमें तुम्हारा जाके उनको रखा जाएगा जो डाउटफुल सिटीजन होगा। अब सवाल ये उठता है कि वहां पे उसको खाना कौन देगा? तो भारत सरकार रखेगी तो भारत को खाना देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू किस तरह? मानवाधिकार के नियम के अनुसार, कि दुनिया में हर कोई क्या बोलते हैं, जन्म लिया है तो हर किसी को जीने का अधिकार है। अब जो जेल में रखता है कैदी को, उसको भी खाना कौन देती है? सरकार, तो उसमें भी खर्चा होता है। तो यहां खाना देगा तो यहां भी खर्चा होगा ना। मान लो 4 लाख से 6 लाख, मान लो 6 लाख यहाँ पे हो गया या 7 लाख, और पूरा भारत में मान लेते हैं 10 से 15 लाख, मान लेते हैं 15 लाख आदमी पूरा भारत में जो होगा ये डिटेंशन कैंप में जाएगा। तो 15 लाख आदमी के लिए समझ रहे हो एक दिन में कितना खाना में खर्चा लगेगा? मान लो ऑल ओवर एक आदमी में 50 रुपया भी जोड़ रहे हैं, ऐसे कम से कम 50, 30, 40, 50 रुपया तो खाना देना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि 30 रुपया जोड़ रहे हैं, तो 15 लाख आदमी में 15 लाख को गुना कर दीजिए 30 से, 15 लाख गुना 30। अब देखो 15 लाख और ये 30 रुपया खर्चा हो रहा है एक दिन में खाना खिलाने में, और 30 रुपया में जानते हैं तुम खाना खा नहीं पाएगा कोई आदमी, मतलब उसका कितना खराब खाना देना होगा। तो एक दिन में खर्चा होगा 4 करोड़ 50 लाख रुपया, एक दिन का खर्च होगा। महीना का खर्च 30 से गुना कीजिए, साल का खर्च गुना कीजिए। और हमारे जैसे देश में क्या इसका कोई जरूरत हो सकता है? मतलब इस प्रॉब्लम को पहले तो लिपट लीजिए। तो इस बात को लेकर भी लोगों में चिंताएं हो रही हैं कि कैसे इनको रखा जाएगा, क्या किया जाएगा। और दूसरा चीज, डिटेंशन कैंप में जाने के बाद उसका हालत भी खराब हो जाएगा। कागज का इशू है,
तो इस तरह एनआरसी का बहुत ज्यादा विरोध हुआ देश में। तो एनआरसी क्या था, तो ये तो आराम से समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कराया गया था। क्यों? क्योंकि असम के मूल नागरिक कौन है, उनकी जानकारी के लिए। लेकिन इसमें मामला कुछ उल्टा ही आ गया। सरकार को इसका विकल्प जल्द से जल्द निकालना चाहिए। अब आगे आते हैं हम, एक टॉपिक है एनपीआर। क्या है? एनपीआर। ये क्या है? तो यह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। ये इससे क्या, एनआरसी से इसका कुछ लिंक है? एनपीआर मेनली क्या है, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड है ना रे, वोटर कार्ड है ना, उसमें क्या बताता है कि तुम कहाँ पे जन्म लिया है, कहाँ पे तुम्हारा सिटी है, यही सब बताता है। लेकिन बहुत आदमी क्या करता है, मान लो जन्म लिया है वो झारखंड में, झारखंड का कोई तुम्हारा जाके डिस्ट्रिक्ट का या कोई शहर का रहने वाला है, काम का सिलसिला में चल गया दिल्ली और दिल्ली में काम कर रहा है। कोई आदमी बेंगलोर में जन्म लिया है और काम का सिलसिला में चल गया जम्मू कश्मीर। कोई आदमी तुम्हारा जाके पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, काम का सिलसिला में चल गया बेंगलोर। तो इस तरह जो एक दूसरे जगह गया, तो इसके लिए एक पॉपुलेशन रजिस्टर्ड बनेगा, और ये भारत के लिए सिर्फ होगा, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। इसमें क्या किया जाएगा, ऐसा कहती है सरकार, इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें तुमको करंट सिटी का अपडेट किया जाएगा। मतलब करंट सिटी का अपडेट किया जाएगा मतलब कि तुम्हारा करंट में कहां रह रहे हो। जैसे कभी कभी दो बार गिनती ना हो जाए, जैसे तुम झारखंड में भी गिना गया और बंगाल में भी गिना गया, ऐसा नहीं हो, उड़ीसा में भी गिना गया। तो इसके लिए तो एनपीआर जो है यही चीज है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाएगा, और जिसमें क्या किया जाएगा, तुम्हारा करंट लोकेशन वगैरह वगैरह सारा चीज रखा जाएगा। एनआरसी के थ्रू ही ये किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल पूछा जाएगा कि तुम्हारा पापा का डेट ऑफ बर्थ क्या है। एनपीआर में तुम्हारा पापा का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम कहाँ रहता है, प्लेस, ये सब। जबकि एनआरसी में कुछ ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, कौन कौन बैंक में है, अच्छा तुम भारत में आया था, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, क्या कोई सरकारी सर्टिफिकेट है, क्या तुम क्या क्या किया, ऑल डेटा जिसमें कलेक्ट किया जाएगा एनआरसी में। ये दोनों में लिंकेज है। इस चीज का भारत में जम के विरोध हुआ। पहला चीज क्या बोले लोग विरोध करने वाले, कि मुस्लिम को बाहर क्यों रखा जाएगा। दूसरा चीज क्या बोले, कि जो श्रीलंका में तमिल प्रॉब्लम है उसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। तीसरा चीज क्या बोला, समझना लॉजिकली बात, कि इसमें से यदि हम भारत की नागरिकता छोड़ रहे तो मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है अर्जित किया हुआ, वो कहां जाएगा, इस पे कुछ नहीं बोला गया। और सबसे बड़ी हद यहां पे हो गई कि विदेशी जो मीडिया है वो भारत का मजाक उड़ा दिया। कैसे मजाक उड़ाया विदेशी मीडिया, किया क्या कि नरेंद्र मोदी स्टेज में चढ़ के बोल रहे कि डिटेंशन कैंप, भारत में कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, ठीक है, और एनआरसी नहीं होगा। जबकि अमित शाह क्या बोल रहे हैं कि भारत में डिटेंशन कैंप भी होगा और एनआरसी तो करके रहेंगे। अब देखिए, एक ही देश का प्रधानमंत्री अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं और गृह मंत्री अलग स्टेटमेंट। इस चीज का विदेशी मीडिया खुल के मजाक उड़ाया कि ऐसा कैसे हो गया कि एक ही देश का प्रधानमंत्री अलग रास्ते में चल रहा है और गृह मंत्री अलग रास्ते में। अरे दोनों हायर पोस्ट होता है, और सिटीजनशिप पे जो फैसला लेने का अधिकार होता है वो किसको होता है, पढ़ा चुके, गृह मंत्रालय को। किसको होता है, गृह मंत्रालय। देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक के एग्जाम में पूछ लिया है इससे, एनआरसी, सीए और एनपीआर से। नागरिकता संशोधन कानून ये जो है 2019 का है, और ये पास कब, ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को भारत में लागू हुआ था। इसके बाद सीएए भारत में लागू जब हुआ तो ये कौन सा बिल था, लोकसभा से पास होने वाला, ये 126वां संशोधन अधिनियम था। कितना था, 126वां संशोधन अधिनियम था। अनुच्छेद 14 पर विवाद है, क्योंकि अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, समता का अधिकार। क्या बोलता है, समता का अधिकार। मतलब ये बताता है कि समानता का अधिकार का बात करता है, मतलब कि कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे, कानून के समक्ष सभी बराबर है। तो लोग ये बोल रहा है कि मुस्लिम को तुम इससे बाहर किया तो यहाँ पे तो तुम भेदभाव कर दिया, तो इस पर विवाद इसमें ज्यादा बढ़ा। प्लस लोकसभा से ये पास हुआ था 9 दिसंबर 2019 को, और राज्यसभा से पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। क्योंकि जब गवर्नमेंट जीत के आई चुनाव, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको आराम से पास कर दिया, क्योंकि इसके पास मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। नहीं बोलते सुपर पावर कब बन जाता है, जब आपके पास बहुमत प्राप्त हो, और बहुमत होने के कारण इन्होंने इसको क्या करा, लागू कर दिया। तो तुम भी इस क्वेश्चन को लिख लो कुछ को फटाफट।